आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पर्यावरण के अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होती है, उसके प्रभाव क्या हैं और कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको दूर करने के कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। चलिए आज इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जिससे पूरी दुनिया इस समय समस्याग्रस्त है। तो टॉपिक हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है, जिसे हिंदी में हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है। ये पृथ्वी की सतह है जिस पर हमारे घर बने होते हैं। पृथ्वी की सतह, इस पृथ्वी की सतह से ऊपर लगभग 1000 किलोमीटर तक ये हमारा वायुमंडल है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है। पृथ्वी की सतह से ऊपर एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, और इसके बाहर हमारा अंतरिक्ष लगता है। पृथ्वी की सतह के तापमान, अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें और ये एटमॉस्फेयर है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है, तो एटमॉस्फेयर पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी का औसतन जो टेम्परेचर होता है ये 14 डिग्री से 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है, एवरेज जो टेम्परेचर है वो 14 से 15 डिग्री टेम्परेचर है पृथ्वी का। पृथ्वी के ऊपर हमारा ये एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल है, जो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में भूमिका निभाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का बढ़ना, यानी अर्थ का जो टेम्परेचर है उसका इंक्रीज होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है? अर्थ का टेम्परेचर का इंक्रीज होना, बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। औसतन टेम्परेचर इससे है, इससे ज्यादा बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। अब ये ग्लोबल वार्मिंग, ये जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, क्या इसके कारक हैं? हमें देखते हैं, सूर्य से आने वाली जो रोशनी है, सूर्य की कहीं तरंगें होती हैं, लघु तरंगें हैं, दीर्घ तरंगें हैं। सामान्य में हम यहां पर ये समझेंगे कि सूर्य से आने वाली जो रोशनी है, हम सामान्य इसे देखते हैं। सूर्य से आने वाली जो ये किरणें हैं, जो ये गर्मी है, कुछ गर्मी हमारे जो वायुमंडल है, वायु सीमा है, ये वायु सीमा कुछ को परावर्तित कर लेती है, बाकी अंदर घुसती है। अब हमारे वायुमंडल में बादल है, जलवाष्प है, ये भी कुछ मात्रा में वापिस कर लेती है और कुछ को अवशोषित कर लेती है। बाकी सूर्य की रोशनी अंदर चली जाती है। अब ये लगभग सुबह से 10, 11, 12 बजे का टाइम है। अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि पृथ्वी की सतह से जो ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर धीरे धीरे आप वापस जाना स्टार्ट हो गया। 12 बजे के बाद धीरे धीरे ये टेम्परेचर आप वापस जाएगा। एक स्थिति ऐसे होती है सुबह 3 और 4 बजे के बीच, जब ये गर्मी लगभग वापस चले जाती है। बचती कौन सी गर्मी है? जो वायुमंडल ने अपने पास रोके रखी हुई है। तो वायुमंडल कुछ गर्मी को अपने पास स्टोर रखता है ताकि पृथ्वी पर जीवन बनाए रहे। क्योंकि अगर ये सारी गर्मी जो आई है, पृथ्वी पर जो गर्मी आई है सूर्य की, अगर ये सारी गर्मी वापस लौट जाए तो उससे पृथ्वी की सतह का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पृथ्वी का टेम्परेचर 0 हो जाएगा या फिर माइनस में जा सकता है। ऐसी स्थिति में यहां पर जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। तो अब ये पृथ्वी की सतह के टेम्परेचर को मेंटेन करना, अर्थात पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी अब आती है वायुमंडल के पास। तो वायुमंडल कुछ गर्मी अपने पास स्टोर कर लेता है, बाकी गर्मी वापस लौट जाती है, और ये गर्मी जो वायुमंडल के पास है, यही पृथ्वी को बचाने में भूमिका निभाती है, अर्थात पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करती है। अब हम ये देखते हैं कि जो गर्मी आ रही है और जिस गर्मी को वापस जाना है, ये पृथ्वी की नेचुरल प्रोसेस है, ये उसकी प्राकृतिक क्रिया है, आना और जाना।
इस तरीके से पूरा मेंटेन बना रहता है। हमें देखते हैं जब सूर्य से आने वाली जो गर्मी होती है, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, लगभग 2 बजे के करीब करीब हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की सतह बिल्कुल गर्म हो जाती है। तो इस समय पृथ्वी की सतह का मैक्सिमम टेम्परेचर काउंट किया जाता है। हमें देखते हैं जब वेदर रिपोर्ट निकलती है, जब आप टेलीविजन को देखते होंगे, टेलीविजन पे देखते होंगे वेदर रिपोर्ट निकलती है, तो उस वेदर रिपोर्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर काउंट किया जाता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर काउंट किया जाता है लगभग 2 बजे के टाइम में, और अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर काउंट किया जाता है सुबह 3 और 4 बजे। तो सुबह 3 और 4 बजे हीट वापस चले जाती है और दिन में मैक्सिमम गर्म होता है। एवरेज टेम्परेचर 14 से 15 डिग्री। अब हमें देखना कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये हम नेचुरल प्रोसेस को देख रहे थे कि वास्तविक में नेचुरल प्रोसेस होती क्या है। गर्मी आती है, गर्मी वापस चली जाती है, मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब काउंट किया जाता है। अब हो क्या रहा है, पृथ्वी के लिए जो सूर्य की गर्मी आ रही है, उस गर्मी को वायु से पार करना है, यानी वायु सीमा जो हमारा वायुमंडल है, उस वायुमंडल को पार करके पृथ्वी की सतह पर आना है। अब हमारे इस वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे हम बात करेंगे CO2 इसमें मौजूद है, मीथेन इसमें मौजूद है, CFC के मॉलिक्यूल भी इसमें दिखते हैं हमें, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, N2O इसकी मात्रा इसमें शामिल है, प्लस इसमें अन्य गैसें भी शामिल है। ये वे गैसें हैं जो सूर्य से आने वाली रोशनी को तो अंदर आने देते हैं, लेकिन जब सूर्य की रोशनी वापस जा रही है, इसे वापस लौटना है, तो उस समय ये इसे रोकने का काम करती है। सूर्य से आने वाली रोशनी पृथ्वी की सतह तक तो आ गई है, लेकिन ये रोशनी अब वापस नहीं जा पा रही है, यानी जो हीट थी वो हीट वापस नहीं जा पा रही है, वो हीट यहीं रुक जाएगी। और इस हीट को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो गैसें हैं, उनमें CO2 की मात्रा है, मीथेन इसमें इंपॉर्टेंट है, CFC गैस है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, प्लस अन्य गैसें। ये गैसें रोकने का काम करती हैं उस हीट को जो पृथ्वी पर तो आया है, और इस हीट को पृथ्वी से वापस जाना है, उस हीट को रोक दिया है। और जब ये हीट रुक गई है, तो इससे पृथ्वी की सतह और इस एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ गया है, और इसी टेम्परेचर के बढ़ने को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम इन गैसों के आधार पर देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा ये विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो सूर्य की गर्मी को जो पृथ्वी की सतह पर है उसको रोकने का काम कर रही है। अब इसके लिए अगर हम देखें कि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानकारी दी, वर्ष 1924 का समय था, 1924, जोसेफ फोरियर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा सबसे पहले इसकी जानकारी दी गई कि पृथ्वी में टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण पृथ्वी संकट में आ सकती है। तो जोसेफ फोरियर का नाम इंपॉर्टेंट, हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले इन्होंने ये जानकारी दी थी कि पृथ्वी में टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण जीवन संकट में आ सकता है। अब हमें ये देखना है इसमें कि जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, CO2, मीथेन की मात्रा है, CFC गैस है, ये अन्य जितनी भी ये सारी गैसें हैं, ये वास्तव में हमारे वायुमंडल में मौजूद हैं और इनकी एक लिमिटेड मात्रा हमारे वायुमंडल में मौजूद है। लेकिन अब समस्या कहां पर आ रही है कि इनकी जो मात्रा है, इनकी जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बढ़ रही है, इनकी मात्रा बढ़ रही है। और इनकी मात्रा बढ़ने के कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस कारण CO2 की मात्रा बढ़ रही है, मीथेन की मात्रा बढ़ रही है, CFC इन गैसों की मात्रा बढ़ रही है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसके हमारे पास दो कारक है। अगर हम पहले कारक की बात करें तो वह है प्राकृतिक कारक हमारे पास, और दूसरा हमारे पास है मानवीय। प्राकृतिक गतिविधियों के कारण CO2 की मात्रा या इन गैसों की मात्रा बढ़ रही है, और मानवीय
गतिविधियों के कारण, इंसान की एक्टिविटीज के कारण इन गैसों की मात्रा बढ़ रही है और फाइनली इन गैसों की मात्रा बढ़ेगी तो यहां हीट स्टोर होगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। अगर हम प्राकृतिक कारणों में बात करें तो पृथ्वी के गर्भ से यानी पृथ्वी के अंदर से भूकंप पैदा हो रहा है और ज्वालामुखी पैदा हो रहा है। तो भूकंप और ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी की सतह के अंदर से भूकंप और ज्वालामुखी आता है तो इस ज्वालामुखी में विभिन्न प्रकार की गैसें हमारे वायुमंडल में आ जाती हैं, जिस कारण यहां पर इन गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसमें हमने प्राकृतिक कारणों में किसको देखा, एक हमारे पास भूकंप है और दूसरा हमारे पास हम बात कर रहे हैं वोल्केनो की अर्थात ज्वालामुखी की। भूकंप और ज्वालामुखी नेचुरल कॉज है, प्राकृतिक कारक है जो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम मानवीय गतिविधियों की बात करें, ऐसी कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जिनके कारण इन गैसों की मात्रा लगातार बढ़ रही है और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बनी हुई है। इसमें हम पहली बात करेंगे प्रदूषण। इस समय हमारे दैनिक जीवन में जिन चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर जिन वाहनों का हम इस्तेमाल करते हैं उन वाहनों के निकलने वाले धुएं में तमाम प्रकार की गैसें निकलती हैं और वे गैसें ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाती हैं। पहला प्रदूषण हमने देखा। दूसरा अगर हम बात करेंगे, लगातार वनों को काटा जा रहा है, वनों का कटान। पेड़ पौधों को जब हम ज्यादा से ज्यादा काटेंगे तो ऐसी स्थिति में उन गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी जिन गैसों को पेड़ लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे CO2 को ले लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन को प्रकृति में छोड़ देते हैं। प्रकाश संश्लेषण का सामान्य मतलब, फोटोसिंथेसिस का सामान्य मतलब क्या है? पेड़ पौधों के द्वारा भोजन का निर्माण करना। तो पेड़ पौधों के द्वारा भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इस प्रक्रिया में वनों के द्वारा अर्थात पेड़ों के द्वारा CO2 प्रकृति से लिया जाता है और बदले में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। तो प्रकृति में एक्स्ट्रा जो CO2 की मात्रा जो बढ़ रही है उसको पेड़ पौधे ले लेते हैं और इस कारण प्रकृति में CO2 की मात्रा मेंटेन हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग से हम यहां पर बच सकते हैं। एक चीज हमें पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इक्वेटर लाइन है ना, पृथ्वी की वो लाइन जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, काल्पनिक रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं, उसके नजदीकी क्षेत्रों में फॉरेस्ट की डेंसिटी सबसे ज्यादा देखी जाती है और इसमें अमेजन के जो जंगल हैं, ब्राजील में अमेजन बेसिन के जो जंगल हैं वो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट डेंसिटी वाले स्थान है। तो अमेजन के जंगलों को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा यानी लंग्स कहा जाता है। तो जैसे हम अपनी बात करेंगे, मनुष्य के जो हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनका काम है ऑक्सीजन गैसों को लेना और फिर गैसों को छोड़ना। तो इनमें जो गैसें हमारे लिए जरूरी हैं उनको हम लेते हैं और जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो काम के नहीं, उन्हें बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ये काम मेंटेन करने की जिम्मेदारी है फेफड़े की। तो उसी प्रकार अमेजन का जो जंगल है प्रकृति की CO2 को ले लेता है और बदले में ऑक्सीजन को छोड़ देता है। एक तरफ से लेना, दूसरी तरफ से छोड़ना। जिस तरीके से मनुष्य के अंदर फेफड़ा काम कर रहा है उसी तरीके से प्रकृति में काम कर रहा है अमेजन के जंगल, जिन्हें प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। अब इस प्रकार से अगर जंगल काट दिए जाए, इनको साफ कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में वो उन गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी जो मनुष्य और पूरे जीवन के लिए संकट का काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम CO2 की बात यहां पर कर रहे हैं। तीसरा अगर हम बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा चल रहा है दुनिया में, उद्योगों की मात्रा बढ़ रही है और काफी हद तक देशों के बीच विवाद का यह भी कारण है कि एक देश इंडस्ट्री लगाता है और दूसरे देश को दबाव देते हैं कि आप इंडस्ट्री ना लगाओ ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। तो यहां पर उद्योगों को हम जितने ज्यादा हम इंडस्ट्री लगाएंगे उन इंडस्ट्री से उतना ज्यादा धुआं निकलेगा। तो धुआं निकलेगा तो स्वाभाविक है इन गैसों की मात्रा बढ़ेगी जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये यहां पर कारण बन जाएंगे। तो बड़े तौर पे हम बात करेंगे, बड़ा अगर हम बात करेंगे, मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण, प्रकृति में होने वाली गतिविधियां जो गैसों की मात्रा को बढ़ा रही हैं। मानवीय कारण प्रदूषण, वनों को काटना, उद्योग, इस प्रकार हम ज्यादा से ज्यादा जिन चीजों का हम इस्तेमाल करें जिनसे धुआं निकल रहा है और वो धुआं यहां पर ग्लोबल वार्मिंग का काम कर रहा है, यानी वो गैसें जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। तो यहां पर हमने कारकों की बात की, कौन कौन से कारक हैं जो यहां पर काम कर रहे हैं। अब हम ये आगे देख लेते हैं
कि दुनिया के वे देश जो सबसे ज्यादा यहां पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो सबसे ज्यादा इन गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, जैसे हम CO2 की बात करेंगे तो इस समय अगर हम दुनिया में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इसमें चीन का रोल है। लगभग बड़े बड़े तौर पे ये कहते हैं कि 30% इसमें रोल चाइना का है। इस समय जो पृथ्वी में CO2 की जो लगातार मात्रा बढ़ रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल देशों में चीन का नाम पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें अमेरिका की, हम बात करते हैं बड़े बड़े तौर पे अगर बात करें तो 15% इसमें अमेरिका का भी रोल है। 15% अमेरिका का रोल है और बड़े तौर पे 30% चीन का रोल है। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत इंडिया की बात करें तो लगभग 7% भारत की इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बड़े तौर पे हमने चीन को देखा और अमेरिका को देखा। ये वो देश हैं जहां पर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, उद्योग बहुत ज्यादा है और उद्योग ज्यादा होने के कारण इन क्षेत्रों में कार्बन का बहुत ज्यादा रिलीज होता है और कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अगर हम न्यूनतम की बात करें दुनिया में कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कम से कम कार्बन को रिलीज करते हैं, इसमें नाम आता है भूटान का और न्यूजीलैंड। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर CO2 को रिलीज करने में यहां की जो सरकारें हैं, यहां की जो पब्लिक है, वो काफी हद तक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। जैसे हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में एक विशेष तौर पे एक टैक्स लगता है जिस टैक्स को हम कार्बन टैक्स कहते हैं। ध्यान रखना है हमें ये कि दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाने की कोशिश की है। जो कार्बन टैक्स लगा रहा है वो देश न्यूजीलैंड है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े तौर पे आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सा देश कितनी कितनी भूमिका इसमें निभा रहा है। बड़े तौर पे अमेरिका और हम चीन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी अगर हम अमेरिका की बात करें तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अमेरिका सबसे पहले नंबर पे आता है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से अमेरिका पहले नंबर पे आता है और चीन क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीन पहले नंबर पे नहीं है, पहले नंबर पे अमेरिका आता है। हो सकता है कि एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से कार्बन को सबसे ज्यादा रिलीज कौन करता है, कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो इसका जवाब अमेरिका है। जबकि अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल इसमें पहले नंबर पे चाइना है। तो बड़े बड़े तौर पे ये ध्यान रखना है, थोड़ा न्यूजीलैंड को ध्यान रखना है क्योंकि न्यूजीलैंड में कार्बन टैक्स लगता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। ये तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन इस टेम्परेचर बढ़ने के कारण मानवीय समाज पर और पूरी जो प्रकृति है उस प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम उसी को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम इसके प्रभाव की बात करेंगे तो यहां पर हमें दो चीजों को समझना आवश्यक है कि प्रकृति पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ता है और मानवीय जीवन पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम प्रकृति की बात करेंगे, दोनों में हम बात देख रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो प्रकृति में देखने को मिलेगी वो है जलवायु परिवर्तन, जो कि अमूमन वर्तमान में हमें देखने को भी मिल रहा है। जिन शहरों में या जिन इलाकों में पहले गर्मी जितनी होती थी, वर्तमान में गर्मी की मात्रा बढ़ रही है, या फिर ठंड का जो मौसम है, जो जितनी ठंड होती थी उससे कहीं अधिक इस समय ठंड हो रही है। इसका मतलब लगातार जलवायु में परिवर्तन चल रहा है। जिस महीने बरसात होनी थी उस महीने बरसात नहीं होती, बरसात का कुछ और ही महीना होता है। जिन स्थानों पर बर्फ नहीं गिरती थी उन स्थानों पर बर्फ गिरती हुई देखी जा रही है। जिन स्थानों पर बूंदाबांदी नहीं होती थी या बारिश नहीं होती थी उन स्थानों पर भी हम बहुत घनी बारिश देख रहे हैं और आगे चलकर बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं। यही स्थिति हमने भारत के लद्दाख में भी देखी है। इस जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ ऐसे स्थान हैं जिनमें हमें बाढ़ देखने को मिले। जहां पर कभी बारिश होती नहीं थी वहां बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। जिन स्थानों पर बारिश होती भी थी वहां मात्रा ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। जिन स्थानों पर अच्छी खासी बारिश होती थी, कृषि कार्य होते थे, वहां पर बारिश बहुत यानी कम, बारिश की मात्रा कम हो रही है और वहां पर सूखा देखने को मिल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ की स्थिति बनेगी और सूखा की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। इसका सीधे आप जाएंगे, इसके मानव और मानव के जीवन पर यहां पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा।
जलवायु परिवर्तन के कारण अगर बाढ़ आता है या फिर सूखे जैसी स्थिति बनेगी तो मानव के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम कृषि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन ज्यादा नहीं होगा या उत्पादन की मात्रा गिर जाएगी, जिसके कारण भुखमरी वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर भुखमरी की स्थिति पैदा होती है तो स्वाभाविक है इसके साथ रोगों की मात्रा भी बढ़ जाएगी। और अगर हम देखेंगे जब भुखमरी होगा तो इसके साथ आवास जैसी समस्याएं भी बनेगी। मानव के जीवन पर कृषि में कमी देखने को मिलेगी। भुखमरी, रोग और आवास जैसे तमाम प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है क्योंकि जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जलवायु में परिवर्तन देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, टेम्परेचर में परिवर्तन आ गया और यह परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, इस जलवायु परिवर्तन के कारण बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैव विविधता, एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीवों का मिलना बायोडायवर्सिटी कहलाता है। और इस टेम्परेचर बढ़ने के कारण बायोडायवर्सिटी यहां पर जरूर प्रभावित होगी या बायोडायवर्सिटी में कमी देखने को मिलेगी। और अगर हम यहां पे बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। वे स्थान जो समुद्र के किनारे पर हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण ध्रुवों की जो बर्फ है वो लगातार पिघल रही है और ध्रुवों की बर्फ पिघलने के कारण वो जो बर्फ है वो इक्वेटर क्षेत्र की ओर आ रही है। और ऐसी स्थिति में समुद्र के किनारे जो हमारे द्वीप हैं या फिर समुद्र के किनारे जो हमारे शहर हैं, वे शहर लगातार इस संकट से जूझ रहे हैं। इसमें हमने कुछ समय पहले देखा मालदीव और भी जो छोटे छोटे देश हैं, जो द्वीपीय देश हैं, उन देशों में इस प्रकार की समस्याएं लगातार पनप रही हैं और वे विश्व स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं और दुनिया के देशों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समुद्र के किनारे वाले जो द्वीप हैं, जो देश हैं, शहर हैं, वे शहर संकट में आएंगे क्योंकि समुद्र के स्तर में यहां पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। जलवायु में परिवर्तन चल रहा है और ये सारा टेम्परेचर के कारण हो रहा है। इसे एक और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक बड़ा संकट है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इसे मैं पृथ्वी दिखा रहा हूं। पृथ्वी वास्तव में सीधी नहीं है, चपटी हुई है, लेकिन आप बड़े बड़े तौर पे इस चित्र को इस तरीके से देखो। ये हमारी पृथ्वी है, इसको हमने दो गोलार्धों में डिवाइड किया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये एक काल्पनिक रेखा है, जिस काल्पनिक रेखा को इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये हमारा नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्थ पोल कहेंगे, ये हमारा साउथ पोल वाला हिस्सा है। उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा, दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा। इस क्षेत्र में ठंड होती है तो स्वाभाविक है यहां पर ठंड के कारण यहां का जो पानी है वो बर्फ के रूप में है और यहां पर भी यही स्थिति है, पानी बर्फ के रूप में है। पृथ्वी घूम रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण इस क्षेत्र की जो बर्फ है ये बर्फ पिघल रही है और बर्फ पानी में बदल रही है। यहां का जो बर्फ है ये पानी में बदल रहा है। तो ये जो बर्फ है, ये जो पानी है, ये पानी इक्वेटर की ओर आ रहा है, विषुवत रेखा की ओर आ रहा है और पृथ्वी घूम रही है। अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखें, फिजिक्स में हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसमें हम कोणीय संवेग के बारे में पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं, जड़त्व आघूर्ण के बारे में पढ़ते हैं, कोणीय संवेग के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां पर हमारे पास एक टॉपिक है, लेकिन हम उस सब्जेक्ट में न जाकर हम बड़े बड़े तौर पे यहां समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी घूम रही है और ये दोनों चीजें इससे दूरी पर हैं, लेकिन जब ये बर्फ पिघल के इस क्षेत्र में आएगी तो इस कारण इस क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। पानी की मात्रा बढ़ेगी तो इस क्षेत्र में जो द्वीप होंगे वो द्वीप यहां पे डूब जाएंगे, तो मानवीय जीवन यहां संकट में आने वाला है। दूसरा, यहां पर पानी की मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी जो अपनी एक्सिस पर घूम रही है, उसकी जो स्पीड है, उसकी गति में यहां परिवर्तन आ जाएगा। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है और किनारे वाली चीजें पृथ्वी के सेंटर में आ रही हैं, तो ऐसे में पृथ्वी की जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ जाएगी। अब पृथ्वी एक
पूरा चक्कर लगाने में, अपने एक्सिस पे चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। लेकिन अगर यही किनारे वाली बर्फ पिघल के अगर इक्वेटर क्षेत्र में आ जाए तो पृथ्वी के घूमने की स्पीड बढ़ जाएगी, अपनी एक्सिस पे घूमने की स्पीड बढ़ेगी। तो अपनी एक्सिस पे घूमने की स्पीड बढ़ेगी तो स्वाभाविक है जो यहां 24 है वो 18 भी हो सकता है, 24 का 18 हो सकता है। इसका मतलब दिन रात की जो लंबाई है उसमें फर्क आ जाएगा। जहां हम बात करें 24 घंटे का दिन रात होता है, वहां 18 घंटे का भी हो सकता है। लेकिन यह स्थिति एक्सट्रीम फॉर्म है, हालांकि ये स्थिति अभी नहीं है, एक एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें ऐसे संभावनाएं बन सकती हैं। जब किनारे वाली चीजें यहां पे आ जाएं तो यहां पे मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया है उस पर यहां फर्क पड़ेगा, जड़त्व आघूर्ण पे फर्क पड़ेगा, जड़त्व आघूर्ण की यहां पे मात्रा कम हो जाएगी और यहां पर कोणीय वेग बढ़ जाएगा। कोणीय वेग बढ़ेगा तो स्वाभाविक है उसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड पे यहां फर्क पड़ेगा। जो 24 घंटे में एक राउंड लगता है वो 18 घंटे का हो सकता है। ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है, हालांकि ये अभी नहीं है तो घबराने की अभी बात नहीं है कि यहां पर कुछ ऐसी स्थितियां बन रही, लेकिन ऐसी स्थितियां फ्यूचर में हो सकती हैं जब स्थितियां बहुत विकराल हो जाए या विपरीत स्थितियां हो जाएगी। तो ये था हमारे पास एक और प्रॉब्लम जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो सकता है, क्योंकि यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण पे फर्क पड़ेगा और जड़त्व आघूर्ण पे फर्क पड़ेगा तो कोणीय वेग इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है और इस कारण यहां पे एक बड़ी समस्या बन सकती है। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि क्या दुनिया में इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया गया है और किया गया है तो कब वो प्रयास किए गए। अगर हम प्रयास में बात करें तो सबसे पहले जो बड़े स्तर पर प्रयास है वर्ष 1997 में प्रयास किया गया था। इस प्रयास को हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योटो शहर जापान में है, जापान की वर्तमान जो राजधानी वो टोक्यो है, लेकिन पुरानी राजधानी क्योटो मानी जाती है। तो वर्ष 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग या CO2 का जो उत्सर्जन है, रिलीज जो CO2 की जाती है उसे कैसे कम किया जा सकता है उस पर विचार किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल का विषय ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, CO2 की मात्रा को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, मात्रा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और जलवायु जो परिवर्तन है उससे पृथ्वी को कैसे बचाया जा सकता है, ये इसका मुख्य विषय था क्योटो प्रोटोकॉल का। अब क्योटो प्रोटोकॉल में किस चीज में बात की गई, इसमें कहा गया कि 1990 के दौरान जो CO2 का उत्सर्जन था उसी लेवल को मेंटेन करना है, यानी उससे आगे हमें बढ़ने इसे नहीं देना है। तो मेंटेन करना है 1990 में जितना CO2 जितना कार्बन रिलीज हो रहा है उसी को हमें कंट्रोल करना है, उतना ही पृथ्वी का CO2 मेंटेन करके उतना रखना है। लेकिन वर्ष 1997 में सम्मेलन जरूर हुआ, लेकिन दुनिया के देशों में सहमति नहीं बन पाई और यह सहमति बनी है वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में इसमें सहमति बनी है। दूसरा, अगर हम CO2 और ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें, इस पे जो सम्मेलन है बड़ा जिसे हम COP21 कहते हैं। COP21 हुआ था 2015 में और इसका जो शहर था वो था फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसमें सम्मेलन हुआ था। COP कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज है, 21 नंबर का है, 2015 में पेरिस में हुआ था और इसमें यह कहा गया था कि हम पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री से अधिक बढ़ने नहीं देंगे, यानी पृथ्वी का टेम्परेचर हमें 2 डिग्री, यानी जितना 1990 में था उसके बाद जो 2 डिग्री है उसको हमें मेंटेन करके रखना है, इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। लेकिन हालांकि अभी कुछ सालों में अमेरिका इससे पीछे खिसक गया है तो स्वाभाविक है इस पर सहमति बनना अब मुश्किल हो गया है। लेकिन हाल ही में COP25 की बैठक हुई है और यह बैठक हुई है स्पेन में। इस बैठक को पहले चिली में होना था, लेकिन चिली में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह बैठक हुई है स्पेन में। तो बड़े बड़े तौर पे हमने देखा है क्योटो प्रोटोकॉल COP21 में इसकी बात उठी है, COP25 जो पेरिस में हो इसमें भी ये बात उठी कि हम कैसे करके ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक दिवस मनाया जाता है जिस दिवस को हम अर्थ आवर सूट डे कहते हैं, या इस दिन को हम इकोलॉजिकल डेथ डे भी कहते हैं। इकोलॉजिकल
डेथ डे के रूप में भी इसे कहा जाता है। अर्थ आवर सूट डे, जिसे इकोलॉजिकल डेथ डे भी कहते हैं, यह वर्तमान में मनाया गया है 29 जुलाई को। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो, प्रत्येक वर्ष हम वर्ष का संसाधन और टाइम देखते हैं कि कितने समय में कितने संसाधन हमारे समाप्त होते हैं। इसे एक उदाहरण के हिसाब से देख लेते हैं। अगर दुनिया में 100 संसाधन है और इन संसाधनों को खत्म होना 1 साल में, और 1 साल को हम 12 महीनों के रूप में देखते हैं। 100 संसाधन है दुनिया के, इन संसाधनों के लिए समय रखा गया 12 महीने अर्थात 1 साल। लेकिन ये 100 संसाधन समाप्त हो जाते हैं 8 महीने में। तो जिस दिन ये संसाधन दुनिया के खत्म हो जाते हैं उसी दिन को मनाया जाता है अर्थ आवर सूट डे। और यह दिन 29 जुलाई को इस साल हुआ है, या पिछले साल हुआ है, इस साल का तो अभी नहीं लेकिन पिछले साल का हुआ है। 100 संसाधन है, कितने महीने में खत्म होते हैं और किस दिन खत्म होते हैं। तो अगर हम राउंड फिगर में बात करें, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 100 संसाधन है, 12 महीने में खत्म होने चाहिए, लेकिन ये 8 महीने में खत्म हो रहे हैं। अब जिस महीने में खत्म हो रहे हैं, जिस दिन को खत्म हो रहे हैं, उस दिन को मनाया जाता है अर्थ आवर सूट डे के रूप में। तो ये था अर्थ आवर सूट डे। ये प्रत्येक साल जैसा जैसा बढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे गिरता जाएगा, क्योंकि संसाधनों का लगातार दोहन चल रहा है। संसाधन हमारे पास लिमिटेड है, पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा है, और ऐसी स्थिति में संसाधन जल्दी से जल्दी खत्म हो रहे हैं। तो ये हमारे पास था अर्थ आवर सूट डे। एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, अर्थ आवर डे मनाया जाता है। इस पे भी 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं। अर्थ आवर जो डे मनाया जाता है, ये एनर्जी को बचाने के लिए, यानी एनर्जी एक संसाधन है, इस संसाधन को बचाने के लिए प्रयास किया जाता है कि दुनिया के देश अपने देश के अंतर्गत 1 घंटे के लिए अपनी जो लाइट है उस लाइट को ऑफ करें ताकि ऊर्जा को हम बचा सकें। इसके लिए यह किया जाता है मार्च महीने के अंतिम सैटरडे को। तो मार्च महीने का जो अंतिम सैटरडे होगा पर साल, यह मनाया जाता है अंतिम सैटरडे को। दूसरा, ये कब से मनाया जाता है? वर्ष 2007 से मनाया जाता है, और पहली बार जो ये मनाया गया था ये ऑस्ट्रेलिया के फेमस शहर सिडनी में मनाया गया था। और भारत ने इसका जो स्टार्टिंग किया वो 2009 से, भारत में भी 2009 से ये मनाया जाता है, अर्थ आवर डे मनाया जाता है। लगभग 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ की जाती है। अर्थ आवर हम उसे कहते हैं। मार्च के अंतिम लास्ट सैटरडे में मनाया जाता है। 2007 में पहली बार मनाया गया था ऑस्ट्रेलिया के एक शहर सिडनी में, और भारत इसमें इन्वॉल्व हुआ है। वर्ष 2009 में भारत इसमें शामिल हुआ। अब हम बात करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस ग्लोबल वार्मिंग का समाधान कैसे हो सकता है। तो समाधान की अगर हम बात करेंगे, समाधान 3 स्तर पर होंगे। एक तो है विश्व स्तर पर, इसका क्या समाधान हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या इसका समाधान हो सकता है, और व्यक्ति के स्तर पर इसका क्या समाधान हो सकता है। विश्व के स्तर पर दुनिया में अलग अलग सम्मेलन होते हैं। उन सम्मेलनों के माध्यम से देशों को ये कहा जाता है कि भाई आप इसको रोकने का प्रयास करें। इसके लिए कार्बन क्रेडिट जैसी बात उठी है, क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट जैसी बात उठी है। कार्बन क्रेडिट थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसे हम अगले किसी टॉपिक में देखेंगे कार्बन क्रेडिट को। तो विश्व स्तर पर इस तरीके की बात उठी है कि कार्बन को हम कम से कम रिलीज करें, और जो देश ज्यादा रिलीज करते हैं उन देशों को कुछ भरपाई करनी पड़ेगी उन देशों को जो कार्बन का रिलीज नहीं करते हैं। तो इसके कारण एक बैलेंस वाली स्थिति यहां पर बनेगी। लेकिन अगर हम देशों की बात करें और व्यक्तिगत स्तर पर बात करें, देशों के स्तर पर वृक्षारोपण को हम ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, क्योंकि पेड़ एक्स्ट्रा जो CO2 है प्रकृति की उसे लेने का प्रयास करती है। दूसरा, अधिक से अधिक हम संरक्षित क्षेत्र घोषित करें, जिसमें हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, या फिर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। अगला, हम नवीकरणीय ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, जैसे सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, टाइडल एनर्जी की बात करें। इन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें और प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास करें। तो ये देश स्तर पर है, इसके लिए देश प्रयास कर भी रहे हैं। व्यक्ति के स्तर पर भी हम वृक्षारोपण को समर्थन करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का प्रयास करें। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उस दिवस पर हम एक पेड़ लगाएं, या अपने हम दैनिक जीवन में
कैसे अपनी एक घटना को आधार बनाते हुए एक पेड़ हम लगाने का जरूर प्रयास करें। दूसरा, हम प्रदूषण को कम से कम करने का प्रयास करें। फालतू जो हमारे पास जो एनर्जी के स्रोत हमारे पास है, जैसे मैं पेट्रोल की बात करूं, हमारे पास गाड़ियां होती हैं, हम उन गाड़ियों को फालतू एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो हमें थोड़ा बचना चाहिए उससे। जब जरूरत हो तभी हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम घूमने के लिए चले गए, फालतू घूमने के लिए चले गए, उसमें जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है उस फ्यूल से धुआं निकलेगा, उस धुएं से जहरीली तमाम प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें इन चीजों से यहाँ पर बचना पड़ेगा। वृक्षारोपण करना है, जल संरक्षण पर हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें काम करना होगा, राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जाता है और विश्व स्तर पर काम किया जाएगा, तो फाइनली इस चीज का हम समाधान कर सकते हैं। अभी हमने ये देखा कि ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद कुछ देश ग्लोबल वार्मिंग से अपना फायदा टटोल रहे हैं। जैसे उत्तरी क्षेत्रों में आसीन जो देश हैं, जैसे रसिया की हम बात करें, कनाडा की बात करें, या फिर अमेरिका का जो अलास्का वाला क्षेत्र है, जब इन क्षेत्रों की बर्फ पिघल जाएगी तो पिघलने के बाद जो जमीन बचेगी, उस जमीन में जो संसाधन होंगे, उन संसाधनों की स्थिति को देखते हुए ये देश भविष्य में अपना बेनिफिट टटोल रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया संकट की ओर जा रही है, वहीं कुछ देश अपने संसाधनों की प्राप्ति के लिए इस ग्लोबल वार्मिंग को अपना फायदा देख रहे हैं। तो कंप्लीट हमने इस टॉपिक को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।